हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड दिस इज सर ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर्स फिनिश कर रहे थे। आज जो हम लोग चैप्टर फिनिश करेंगे उसका क्या नाम है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक 15 साल की बच्ची की स्टोरी है जिसके पास एक बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं वो नहीं थे, जिसके कारण अपनी चीज़ें बताने के लिए या उसके मन में क्या चल रहा है बोलने के लिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। और फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जर्मनी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया। और जर्मनी ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया था तो जो सबसे ज़्यादा जिनको उन्होंने टारगेट किया वो ज्यूज़ थे। तो ज्यूज़ होने के कारण उसकी फैमिली को अपना घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद उसके फैमिली के मेंबर्स चले गए। उसकी भी डेथ हो गई, 15 साल की एज में इस बच्ची की डेथ हो गई। उसके फादर वॉर ख़त्म होने के बाद जब वापस आए तो उन्हें अपनी बच्ची की डायरी मिली। तो डायरी देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये एक हिस्टोरिकल डेटा है या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और अपनी बच्ची की याद में इस डायरी को क्या किया, उन्होंने प्रिंट किया। तो उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ अच्छी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए वाकई एक अजीब अनुभव है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है आपका, स्ट्रेंज, अजीब, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूसिंग्स ऑफ अ 13-year ओल्ड स्कूल गर्ल। बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी और को 13 साल की स्कूली छात्रा के विचारों में कोई दिलचस्पी होगी। तो एन फ्रैंक अपने बारे में बताना स्टार्ट करती हैं कि कभी उसे इंटरेस्ट नहीं था डायरी लिखने में, या कभी वो लिखना नहीं चाहती थी, और शायद वो ऐसा सोचती थी कि एक 13 साल की बच्ची की डायरी में या उसके थॉट्स में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ जिसके कारण उसने डायरी लिखना शुरू किया? ओह वेल, इट डजेंट मैटर, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे लिखने का मन करता है और मुझे अपने दिल की सारी बातें कहने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो वर्ड लिखा हुआ ऑल काइंड्स ऑफ माई थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मुझे अपनी दिल की सारी बातें कहने का, यानी कि अंदर थॉट्स चल रहे होते हैं। आप किसी भी एज में हो, आपको एक बेस्ट फ्रेंड की या क्लोज फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। तो ये बच्ची ऐसी है जिसके पास शायद ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे कि वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। तो उसने ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि क्या ऐसा हुआ कि उसने डायरी लिखना शुरू किया। शुरुआत में उसने क्या बोला कि वो लिखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी बातें थी कि उसे किसी से कहना था, तो उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत अच्छी लाइन। कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। अब ये लाइन इसने क्यों बोली है कि जब आप कभी किसी से बात करते हैं तो शायद लोग इतना धैर्य से या पेशेंस से नहीं सुन सकते, लेकिन जब आप चीज़ें लिख रहे होते हैं तो आप जितना अच्छा चाहें उतना अच्छा व्यक्त कर सकते हैं, और जितना अच्छा थॉट प्रोसेस है उतना डिलीवर कर सकते हो। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। मैंने इस कहावत के बारे में एक दिन सोचा जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? उदास। And was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. और घर पर अपनी ठुड्डी को हाथों में लेकर बैठी थी, ऊब गई थी और बेचैन थी, सोच रही थी कि घर में रहूं या बाहर जाऊं। तो एक दिन वो बोर्ड थी, और ऐसे होता ना, चिन को अपने हाथों में लेकर के बैठ करके बोर होते होते सोचना कि क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। तब उसने क्या सोचा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड, ऊब जाना, लिस्टलेस, बेचैन होना। बेचैन होना मतलब कोई बात करने के लिए ना होना, तो अंदर से अच्छी फीलिंग्स ना आना। आई फाइनली स्टेड वेयर, मैं आखिरकार वहीं रुक गई जहां मैं थी। आई वॉज ब्रूडिंग, मैं सोच रही थी। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, फिर उसी लाइन पे, हाँ कागज में ज्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, और चूंकि मैं इस सख्त पीठ वाली नोटबुक को किसी और को पढ़ने नहीं दूंगी, जिसे बड़े पैमाने पर डायरी कहा जाता है।
तो यही चीज़ वो सोच रही थी, बोर हो रही थी, साथ में हेल्पलेस टाइप या लिस्टलेस टाइप की, बहुत ज़्यादा बेचैन होना। और फिर उसको वही जो लाइन थी कि पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल, इस चीज़ के बारे में उसने सोचा और उसने सोचा कि चलो डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं। और जो वो डायरी लिखेगी, इस लाइन से पता चलता है कि वो डायरी किसी को पढ़ने के लिए या किसी को रीड करने के लिए वो नहीं देने वाली। ये लिखा हुआ है जो स्टिफ्ड बैक्ड, तो सख्त पीठ मतलब अगर आप डायरी देखोगे तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हार्ड होता है, थोड़ा सा कवर उसका हार्ड होता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कभी कोई सच्चा दोस्त ना मिल जाए। तो जो उसकी लाइफ में कमी थी एक रियल फ्रेंड की या सच्चे दोस्त की, जिसके कारण उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। और किस एज में स्टार्ट किया हमें याद रखना है, 13 साल की उम्र में। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उस बिंदु पर वापस आ गई हूँ जिसने मुझे पहली बार डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नॉलेज या जानकारी की क्यों उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके पास एक सच्चा दोस्त, क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड नहीं था। मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसे और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन दी वर्ल्ड। और ये उसने अपना एक अकेलापन कैसा कि उसके पास फैमिली है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पास एक बेस्ट फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। एक लाइन सेल्फ मोटिवेट करना या खुद को बताना कि वो एकदम अकेली नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, उससे बड़ी सिस्टर है, वो 13 साल की, उसकी जो बहन है वो 16 साल की है। मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता और 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। क्लासरूम के बारे में जनरली बात हो रही होगी कि 30 लोग होते हैं जनरली क्लासरूम में, तो उनके बारे में वो बोल रही है जिनको फ्रेंड्स बोल सकते हैं। और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, प्यारी चाचियां हैं और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नहीं, सतह पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। तो वो अपना थोड़ा सा मेंटल स्टेट बताती हैं कि अगर आप इनिशियली देखोगे या ऊपर से देखोगे, सतह से होता है कि आप बाहर से देखोगे तो उसके पास माता पिता हैं, एक बड़ी बहन है और 30 से ज़्यादा दोस्त हैं और आंट्स हैं, चाचियाँ हैं, चाचा हैं, सब कुछ है। लेकिन जब अंदर से कि वो अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को या थॉट्स को किसी को बता पा रही है या एक्सप्रेस कर पा रही है, तो उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ये कमी है उसके पास। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती हूँ। जनरली हम सब लोग ये चीज़ करते हैं कि जब भी हम दोस्त के साथ होते हैं तो हम लोग एंजॉय करने की, अच्छी अच्छी बातें करने की, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करते हैं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, मैं खुद को किसी और चीज़ के बारे में बात करने के लिए नहीं ला पाती हूँ सिवाय आम रोज़मर्रा की चीज़ों के। ये जो लिखा हुआ ऑर्डिनरी, तो आम चीज़ें या नॉर्मल चीज़ें, वो बता रही है कि जब दोस्त होते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स नहीं शेयर करती, बल्कि डेली लाइफ जो चल रही होती है उसको शेयर करती है। जो आपके डीप थॉट्स होते हैं वो आप बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं, और उसके पास बेस्ट फ्रेंड या एक सच्चा दोस्त नहीं है। इस वजह से अच्छा टाइम स्पेंड करना और डेली की चीज़ें डिस्कस करना उसे पसंद है जो उसके कॉमन फ्रेंड्स हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये लाइन, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के और करीब नहीं आ पा रहे हैं और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। कॉन्फाइड का मतलब भरोसा करना। अच्छा, दोस्ती का भी ये नियम होता है कि आप अगर किसी को बेस्ट फ्रेंड मान रहे हैं या सच्चा दोस्त मान रहे हैं तो आपको उसके ऊपर अपने से ज़्यादा कह सकते हैं भरोसा होता है, तभी आप अपने अंदर के जो थॉट्स होते हैं वो उससे जा करके शेयर करते हैं। तो वही चीज़ वो बोल रही है कि उसे शायद भरोसा ही नहीं, उसे क्या सामने वाले को भी नहीं है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, वैसे भी चीज़ें ऐसी ही हैं और दुर्भाग्य से वो बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं है। लायबल उत्तरदायी, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य, एंड चेंज का मतलब आपको पता ही होगा, बदलने या बदलाव।
दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो कुछ सफिशिएंट उसने रीजंस दे दिए या कुछ सफिशिएंट कारण आपको बता दिए जिसके कारण उन्होंने क्या किया, डायरी लिखना स्टार्ट किया। यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इसे लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की छवि को बढ़ाने के लिए, ये लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय, इमेजिनेशन, कल्पना। I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. मैं इस डायरी में तथ्यों को उस तरह से नहीं लिखना चाहती जिस तरह से ज़्यादातर लोग करते हैं। But I want the diary to be my friend. लेकिन मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र हो। And I am going to call this friend Kitty since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunk right in. और मैं इस मित्र को किट्टी कहने जा रही हूँ क्योंकि अगर मैं किट्टी को अपनी कहानियों के बारे में बताऊँ तो कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा। अब उन्होंने क्या बोला, उसको फ्रेंड की कमी थी, तो फ्रेंड की कमी होने के कारण उन्होंने क्या किया था कि डायरी लिखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने जनरली अगर डायरी का आप यूज़ देखोगे तो ऊपर डेट वाला सेक्शन होता है, आप उसमें डेट मेंशन करोगे और आपका जो डेली इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, आप वो मेंशन करते जाते हो। तो वही चीज़ वो बोल रही है कि वो उसको एज अ डायरी कि जो चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही डेली वो मेंशन नहीं करेगी। वो क्या करेगी, एज अ फ्रेंड डायरी को ट्रीट करेगी और ऐसे उससे कहानियाँ शेयर करेगी या चीज़ें शेयर करेगी कि कोई और ना समझ पाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो उसकी डायरी है, उसकी डायरी का क्या नाम है, किटी। तो उन्होंने नाम क्या दिया है, किटी। आपको ये भी याद रखना है उसकी डायरी का क्या नाम है, किटी। I had better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण दूं, भले ही मुझे ऐसा करना पसंद ना हो। ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त विवरण। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. मेरे पिता, सबसे प्यारे पिता जिन्हें मैंने कभी देखा है, ना मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वे 36 वर्ष के नहीं हो गए और माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई। अब यहाँ से उन्होंने अपने लिए, अभी तक क्या था कि अपने बारे में थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन था, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उनका इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से आप देखोगे कि उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन देती हैं, अपने पिता के बारे में, माता के बारे में। द सिस्टर मार्गरेट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गरेट 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी। उसी बहन के बारे में बात हो रही है। अब उनकी सिस्टर का क्या नाम है, मार्गरेट। एंड क्या एज थी उनकी, 16 ईयर्स की थी वो। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। अब ये उनकी बर्थ डेट है, किसकी, एन फ्रैंक की। कब उनका बर्थ हुआ, 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो कब तक फ्रैंकफर्ट में रही, जब तक कि वो 4 साल की नहीं हो गई। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। अच्छा, ये जो वर्ड है इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड का मतलब ये होता है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। आपकी जो नेटिव कंट्री है उसको छोड़ करके दूसरी कंट्री में अगर आप जाके रहेंगे तो वर्ड जो यूज़ होता है उसको इमिग्रेटेड बोलते हैं। My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में उनके साथ हॉलैंड चली गईं। While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. जबकि मार्गरेट और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचन भेजा गया। अब ये भी एक जगह का नाम है कि मदर फादर हॉलैंड चले गए और दोनों बहनें जो है वो दादी के साथ रुक गईं। Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. मार्गरेट दिसंबर में हॉलैंड चली गई और मैं फरवरी में उसके पीछे चली गई जब मुझे मार्गरेट के जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर बिठाया गया। ये उनका एक सार्कास्टिक तरीका है या एक फ़नी तरीका है बात बताने का कि वो दिसंबर में चली गई और फेब में उसका बर्थडे होता होगा उसकी बड़ी बहन का। तो उसका कहने का मतलब है कि फरवरी में जब उसका बर्थडे होता है तो उसको टेबल पे बैठा दिया गया एज अ गिफ्ट उसकी बड़ी सिस्टर के लिए।
आई स्टार्टेड राइट अवे एट दी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। मैंने तुरंत मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब मॉन्टेसरी वो स्कूल होता है जहाँ पे छोटे बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज सिखाते हैं या करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वहाँ पे उसका एडमिशन हुआ। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन दी फर्स्ट फॉर्म। अब ये फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, केजी, तो ये जर्मनी की बात है कि वहाँ पे फॉर्म यूज़ होता है। तो पहली क्लास के बारे में बता रही है। मैं 6 साल की उम्र तक वहीं रही, जिसके बाद मैंने पहली कक्षा में दाखिला ले लिया। फर्स्ट फॉर्म, पहली कक्षा। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपरस, द हेड मिस्ट्रेस। छठी कक्षा में मेरी शिक्षिका श्रीमती कूपरस थी, जो प्रधान अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। साल के अंत में हम दोनों ही रो पड़े और एक दिल दहला देने वाली विदाई दी। मतलब जब वो पहली क्लास में पहुंची तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको स्कूल छोड़ना पड़ा, तो एक हार्ट ब्रेकिंग था। और जब छोटे होते हैं हम तो जो टीचर्स होती हैं उनसे हमारा कनेक्शन हो जाता है, जब उनको छोड़ते हैं तो वो भी परेशान होती हैं और हमें तो तकलीफ होती ही है। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया है। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन हुआ, इसलिए मेरा जन्मदिन बहुत कम जश्न के साथ बीता। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। एक और इन्फॉर्मेशन, उनकी ग्रैंडमा या जो दादी माँ है उनकी डेथ कब हुई या मृत्यु कब हुई? 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ और आज भी उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। 1942 में यह जन्मदिन समारोह दूसरे जन्मदिन की याद दिलाने के लिए मनाया गया था और बाकी सभी के साथ दादी की मोमबत्ती भी चलाई गई। अब क्या होता है, जब हम थोड़ा सा वो कह सकते हैं केयर शो करते हैं तो क्या होता है कि मोमबत्ती जलाते हैं, लिट करते हैं। तो उसने बताया कि 1942 में जो उसका बर्थडे था तो उसकी दादी की जो डेथ हुई थी उसके बर्थडे के आसपास ही हुई थी। तो उन्होंने वही चीज़ बताई कि जब दूसरी बार बर्थडे आया तो कैंडल जला करके जो कहते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करना, वो चीज़ की गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। 4 of us, मदर, फादर, मार्गरेट और एन। एंड द 4 of us आर still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे हैं और यह मुझे 20 जून 1942 की वर्तमान तिथि और मेरी डायरी के समर्पण की ओर ले जाता है। डियरेस्ट किट्टी, अब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया डायरी में। अभी तक उन्होंने थोड़े से ओवरव्यूज़ दिए कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, क्यों उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया और कहाँ उनका बर्थ हुआ, फिर कैसे उनके फादर चले गए, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताई है। और अब डायरी का विवरण शुरू है। प्रिय किट्टी, हमारी पूरी कक्षा काँप रही है। क्वैकिंग का जो मतलब होता है काँपना। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। इसका कारण निश्चित रूप से आगामी बैठक है जिसमें शिक्षक तय करेंगे कि कौन अगले फॉर्म में जाएगा और किसे पीछे रखा जाएगा। अब उन्होंने डायरेक्टली शुरू किया अपनी क्लास के बारे में लेकर के कि क्लास में क्या है, बच्चे कांप रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब क्या होता है? पैर कांपना। पैर कब कांपते हैं? जब आप नर्वस होते हैं। और क्यों कांप रहे हैं बच्चों के पैर, नर्वस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जाने का डिस्कशन चल रहा है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी कक्षा शर्त लगा रही है। बेट्स का मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। GN and I laughed ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax. GN और मैं हमारे पीछे 2 लड़के CN और जैक्स पर खुद को हंसाते हैं। Who have staked their entire holiday savings on their bet. जिन्होंने अपनी छुट्टियों की पूरी बचत शर्त पर लगा दी है। अब ये देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया था कि वो एकदम डेटा मेंशन करने के लिए, एंटीडोट मेंशन करने के लिए डायरी का यूज़ नहीं करेंगी, वो अपनी बातें बोलेंगी। तो जो उनके साथ सुबह से शाम तक होता था वो डायरी में बोल रही हैं और आप इसको रीड करके अंदाज़ा लगा पाओगे कि डायरेक्टली ऐसा लग रहा है कि कोई बात कर रहा है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। सुबह से रात तक यह तुम पास हो जाओगी।
नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगी। यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगी। नो आई एम नॉट, नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगी। तो ये कॉन्वर्सेशन है बच्चों में होता है कि तुम पास हो जाओगे, मैं पास हो जाऊंगा, या वो पास नहीं होगी। तो ऐसे ही बच्चे कॉन्वर्सेशन करते हैं, जैसे क्लास टेस्ट होते हैं या मीटिंग्स होने वाली होती हैं, तो डिस्कशन चलता है शायद मैं फेल हो जाऊँ, मैं उसमें फेल हो जाऊँगी। तो वही ये सारे कॉन्वर्सेशन दे रखे हैं बच्चों के बीच में कि एक दूसरे पे ब्लेम करना, बताना कि तुम शायद फेल हो, मैं पास हूँ, ऐसे करके। इवन जी's pleading glances at my and my angry outbursts can't calm them down। यहाँ तक कि जी की विनती भरी निगाहें और मेरा गुस्सा भी उन्हें शांत नहीं कर सकता। प्लीडिंग ग्लांसेस का मतलब क्या है? विनती भरी निगाहें। और एंग्री आउटबर्स्ट, गुस्सा। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ इतने सारे बेवकूफ़ हैं कि कक्षा के लगभग 1/4 छात्रों को पीछे ही रखा जाना चाहिए। वो अपना एक बोलते हैं ना कि अपना ओवरव्यू देना या अपना थॉट देना, तो उनके हिसाब से क्या है कि चौथाई, मतलब अगर 40 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को तो क्लास में रोक दो। डमीज का मतलब क्या है? बेवकूफ़ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब जो पढ़ने में एकदम मूर्ख है। बट टीचर्स आर दी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन शिक्षक पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी है। अनप्रिडिक्टेबल, अप्रत्याशित मतलब वो क्या कर दें, किस बेसिस पे एनालिसिस कर लें कि इसका एन का क्या कहना है कि उनके हिसाब से क्या है कि 1/4 यानी कि अगर 40 है तो 10 को क्लास में रोक दो। लेकिन वो क्या बोलती हैं, टीचर अनप्रिडिक्टेबल है कि किस बेसिस पे, कौन से टेस्ट पे या किस परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगली क्लास दे दी जाए। इस वजह से उन्होंने ये लाइन बोली, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड और खुद के बारे में इतना चिंतित नहीं हूँ। उन्हें पता है कि वो जो है और उनकी ग्रुप जो 2-3-4 उनकी फ्रेंड्स हैं वो आराम से नेक्स्ट क्लास में जाएंगी, तो वो अपने लिए परेशान नहीं है। विल मेक इट, हम इसे कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। अब कुछ बच्चों का होता है ये, एकमात्र विषय जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है वह है गणित। शायद आप लोग भी होंगे जिनमें से कईयों का ऐसा होगा कि गणित कमज़ोर होगा, तो उन्हीं में से शायद एन फ्रैंक भी हैं कि उनका गणित जो है कमज़ोर है। उनको ये पता है वो नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी, लेकिन मैथ्स में उन्हें डर है। एनीवे, ऑल वी कैन डू इज़ वेट। वैसे भी हम बस इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत ना हारने के लिए कहते रहते हैं। नॉट टू लूज हार्ट, हिम्मत ना हारने। अब क्या होता है कि वेट कर रहे हैं, पेशेंस भी लूज़ हो रहा है, नर्वस भी हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को समझा रहे हैं कि रुक जाओ, अभी वेट करो और हिम्मत मत हारो, क्या पता अच्छा हो या अच्छा ही होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। मैं अपने सभी शिक्षकों के साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आती हूँ। देयर आर 9 ऑफ देम। अब उनके स्कूल में कितने टीचर्स हैं? 9। उनमें से 9 हैं, 7 men and 2 women। अगेन इन्फॉर्मेटिव कि 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिसेस कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स। श्री कीसिंग जो गणित पढ़ाते हैं। ओल्ड फोगी का मतलब है ओल्ड फैशन, जो ड्रेसिंग सेंस जिनका पुराना हो या थोड़े से ओल्ड हो गए हो। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। मुझसे बहुत नाराज। अनॉयड जो लिखा हुआ है नाराज होना, थे क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दिया। ये जो वार्निंग्स है इसका अर्थ क्या है? चेतावनियों। और असाइंड, दिया, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। अब क्या होता है, जनरली जैसे जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव या बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाले बच्चे होते हैं और पढ़ने में भी वो बेसिकली देखोगे आप तो अच्छे ही होते हैं, तो वो उसी तरीके से एन फ्रैंक सारी टीचर्स से अच्छा बिहेव करती है, लेकिन जो उसको मैथ्स पढ़ाते हैं टीचर, उनकी क्लास में भी वो बात करती है तो वो उससे नाराज़ रहते हैं। तो नाराज़ रहने के कारण क्या है, उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देना, कि जब ज़्यादा काम मिलेगा तो शायद बच्चा चुप रहने की कोशिश करेगा। एंड एसे ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर एक निबंध। और क्या विषय है? अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, एक बकवास करने वाला, एक बकवास करने। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातूनी या फालतू की बात बोलते रहने वाला। तो क्या किया, मैथ्स वाले टीचर ने उसे एसे लिखने के लिए एक टॉपिक दिया। और क्या टॉपिक था? चैटर बॉक्स। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आप इसके बारे में क्या लिख सकती हैं?
आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। मैं बाद में इसके बारे में चिंता करने का फैसला किया। वरी, चिंता। अब उन्होंने उनको टॉपिक दिया तो उन्होंने सोचा, एन फ्रैंक ने क्या सोचा कि वो बाद में सोचेंगी। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. मैंने अपनी नोटबुक को में शीर्षक लिखी, इसके बाद इसे अपने बैग में रखा और चुप रहने की कोशिश की। ये जो वर्ड लिखा है टक्ड इन का मतलब होता है ध्यान से रखना। जॉटेड डाउन का मतलब नोटेड डाउन या मेंशन करना। ये जो लिखा शीर्षक लिखा और अपने बैग में रख के चुप बैठ गई या शांत रहने की कोशिश की। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम जब मैंने अपना बाकी होमवर्क पूरा कर लिया तो निबंध के बारे में लिखा नोट मेरी नज़र में आया। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैं अपने फाउंटेन पेन की नोक चबाते हुए विषय के बारे में सोचने लगी। च्यूइंग, चबाने या चबाते। अब क्या होता है, जनरली आप जब बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो लिखते टाइम, या बहुत ज़्यादा बच्चों की आदत होती है कि लिखते टाइम क्या होता है, वो ये जो टिप होती है ऊपर वाला हिस्सा, इसको चबाते रहते हैं। तो वो बता रही हैं कि जब उन्होंने टॉपिक देखा तो सोचते सोचते या थॉट प्रोसेस जब उनका चल रहा था तो इसे च्यू कर रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन दी वर्ड्स। कोई भी व्यक्ति शब्दों के बीच में बड़ी जगह छोड़ते हुए आगे बढ़ सकता था। रैम्बल ऑन का मतलब क्या होता है, फालतू की इंफॉर्मेशन, कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है वो भी आप लिखिए और अच्छा खासा स्पेस कवर हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाइए। जनरली होता भी है कि आपको जब आंसर्स नहीं आते तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करते हो, बीच में रैम्बल ऑन करते हो, बिना वजह की इन्फॉर्मेशन लिखते हो और आंसर को एंड करते हो। तो वही चीज़ वो बोल रही हैं। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन चाल यह थी कि बात करने की जरूरत को साबित करने के लिए ठोस तर्क दिए जाएं। नेसेसिटी, जरूरत, कन्विंसिंग, साबित। कन्विंस करने के लिए अब उन्होंने क्या बोला कि वो ये नहीं करने वाली कि रैम्बल ऑन कर जाए, कि जो ज़रूरत की इंफॉर्मेशन है वो भी लिखी, जो ज़रूरत की नहीं है उसको भी लिखा। उनको कन्विंस करना था अपने टीचर को कि बात करना क्यों ज़रूरी है। अब ये एक 13 साल की बच्ची, उनका थॉट प्रोसेस कितना ज़्यादा अच्छा है आप देख सकते हैं। I thought and suddenly I had an idea. मैंने सोचा और अचानक मुझे एक विचार आया। I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैंने श्री किसिंग द्वारा दिए गए 3 पेज लिखे और संतुष्ट हो गई। Satisfied, संतुष्ट। 3 पेजेस लिख दिए। अभी तक उन्हें आइडिया नहीं था कि लिखना क्या है, और सोचते 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 मतलब कितना सोचा होगा उन्होंने और कितना ज़्यादा दिमाग पे जोर डाला होगा कि 3 पेजेस लिख दिए। I argued that talking is a student's trait. मैंने तर्क दिया कि बात करना एक छात्र का गुण है, trait, गुण। And that I would do my best to keep it under control. और मैं इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूंगी। But that I would never be able to cure myself of that habit since my mother talked as much as I did, if not more. लेकिन मैं खुद को कभी भी इस आदत से मुक्त नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ भी मुझसे ज़्यादा ही बात करती थी। अब कितना सटीक या कितना प्रिसाइज कह सकते हो, एग्जैक्ट उन्होंने एक कह सकते हैं रीज़न दिया कि बात करना जो होता है गुण होता है छात्र का, और मैं चाहूँ भी तो क्या है, इनेट है कि उनकी माताजी बात करती हैं तो जेनेटिक है कि वो बात करेगी ही करेगी, रोक ही नहीं सकती अपने आप को। ये 13 साल की बच्ची का एक तर्क है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योर, मुक्त होना या ठीक करना। And that there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits क्या होती हैं, जो मदर फादर से हमें मिलती हैं जीन्स के रूप में, और विरासत में मिले गुणों के बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। गुण या जीन्स जो होती है हमें मदर फादर से मिलती है। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। श्री कीसिंग मेरे तर्कों पर खूब हंसे। आर्ग्यूमेंट्स, तर्क। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा कन्विंस हुए, फिर जब उन्होंने बात करना शुरू किया एन फ्रैंक ने, तो क्या किया, मिस्टर किसिंग ने उन्हें नया टॉपिक दिया। लेकिन जब मैं अगले पार्ट में अपनी बात आगे बढ़ाई तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार यह एक असुधार्य बकबक पर होगा।
इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और चैटर बॉक्स फिर से जो बहुत बात करता हो, एक एक असुधार्य बकबक या एक असुधार्य बकबक करने वाला। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। मैंने इसे सौंप दिया और श्री किसिंग के पास 2 पूरे पाठों के लिए शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। मतलब पहले उन्होंने उन्हें एक टॉपिक दिया, उसको जब उन्होंने लिख करके दे दिया तो फिर एक चैप्टर के बाद क्या हुआ कि मिस्टर किसिंग ने उन्हें फिर पनिशमेंट दी। और इस बार जब उन्होंने अपने तर्क या अपने पॉइंट्स लिख करके दिए तो 2 लेसन तक वो शांत रहे। However, during the third lesson he had finally had enough। हालांकि तीसरे पाठ के दौरान आखिरकार उनका मन भर गया। एन फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन essay entitled क्वैक 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 said मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। फिर वो परेशान हुए या गुस्साए तो उन्होंने क्या बोला? एनी फ्रैंक, कक्षा में बात करने की सजा के तौर पर क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा, शीर्षक से एक निबंध लिखो। अब ये शीर्षक आपको याद होना चाहिए, क्या है? क्वैक 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 कौन करता है? डक्स करती हैं, बत्तख करती है। तो उन्होंने बोला कि क्वैक 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 करने वाले चैटरबॉक्स, मतलब इतनी बकवास करने वाले कि थोड़ी देर में उनकी आवाज़ या थोड़ी देर में वो एकदम बत्तख की तरह साउंड करते हैं, उनके बारे में ऐसे लिखो। द क्लास रोड, कक्षा में चीख पुकार मच गई। आई हैड टू लाफ टू। अब क्या होता है जब कोई ऐसे फनी बातें होती है तो सारी क्लास हंसने लगती है। अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, ये टॉपिक दिया, पूरी क्लास क्या थी? हंसने लगी। जैसे ही पूरी क्लास हंसने लगी, अब एन फ्रैंक का क्या आप कह सकते हैं एक्सप्रेशन था? आई हैड टू लाफ टू। उन्हें भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। मुझे भी हंसना पड़ा, हालांकि मैंने बकबक के विषय पर अपनी सरलता लगभग समाप्त कर दी थी। मतलब कि एक बच्ची 13 साल की, उसको बार बार चैटर बॉक्स के बारे में चीज़ें दी जा रही थी, तीसरी बार दिया गया, अब उसके अंदर शायद उतने थॉट्स भी ना हो, और क्लास में जब सब हंसने लगे तो बेइज्जती ना फील हो या ह्यूमिलिएशन ना फील हो, उन्होंने भी क्या किया? ज्वाइन किया क्लास को हंसने में। ये जो लिखा हुआ है एग्जॉस्टेड, समाप्त। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब कुछ और, कुछ मौलिक करने का समय आ गया था। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? मौलिक। मौलिक का क्या मतलब होता है? कि जो किसी ने ना किया हो, जो सिर्फ आप करो पहली बार। माई फ्रेंड सेन, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। मेरी दोस्त सैन जो कविता में अच्छी है, मुझे निबंध को शुरू से अंत तक पद्य में लिखने में मदद करने की पेशकश की और मैं खुशी से उछल पड़ी। मतलब कि वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हुई तो उसकी जो एक दोस्त है, उसका क्या नाम है? सैन। तो उसने क्या किया? हेल्प किया। उसने बोला कि वो हेल्प करेगी, तो खुश हो गई। एन फ्रैंक क्या हुई? खुश हो गई। Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him। श्री किसिंग इस हास्य पद विषय पर मुझ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि मजाक उन पर ही हो। रिडिकुलस सब्जेक्ट, हास्यपद विषय, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा ह्यूमिलिएटिंग। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने अपनी कविता पूरी कर ली और यह बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। यह एक माँ बत्तख और एक पिता हंस के बारे में थी। अब इस बार उन्होंने क्या आइडिया निकाला? इस बार उन्होंने मिस्टर किसिंग को जवाब देने के लिए, ऐसा मतलब वो था कि वो उनके ऊपर मजाक बना रहे थे, एन फ्रैंक के ऊपर। तो एन फ्रैंक ने ये डिसाइड किया कि मजाक वो उनके ऊपर बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगी कि मजाक मिस्टर किसिंग के ऊपर ही बन जाएगा। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि स्टोरी लिखी। स्टोरी बहुत अच्छी है, देखिए क्या है कि एक मदर डक है और एक फादर स्वान है, who were bitten to death by the father। आई थिंक आगे चले गए हम लोग, नहीं। 3 बेबी डकलिंग्स, ओके ठीक है। उनकी एक मदर डक है, फादर स्वान है, और उनके कितने बेबी डकलिंग्स हैं? 3 डकलिंग्स हैं। Who were bitten to death by the father because they quacked too much। जिसके 3 बच्चे थे जिन्हें पिता ने काट कर मार डाला था क्योंकि वह बहुत ज्यादा बकबक करते थे। क्वैक्ड, बकबक करना। तो अब इस स्टोरी में उन्होंने क्या बताया कि एक स्वान है जिसने अपने 3 बच्चों को क्या किया?
काट के मार दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। तो ये चीज़ उन्होंने डायरेक्टली किससे रिलेट की? मिस्टर कीसिंग से, कि इतना ज़्यादा मतलब अगर वो बोलती है तो इतना ज़्यादा आप उसको प्रवोक कर रहे हो या इतना ज़्यादा आप उस पर गुस्सा कर रहे हो कि वो तो एकदम से मर जाने वाला हिसाब है, या एकदम से जो रियल है वो खो जाने वाला हिसाब है। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। सौभाग्य से श्री किसिंग ने मजाक को सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. उन्होंने कक्षा में कविता पढ़ी, अपनी टिप्पणियां जोड़ी और कई अन्य कक्षाओं में भी कमेंट्स, टिप्पणियां। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से मुझे बोलने की अनुमति दी गई है और मुझे कोई अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया है। On the contrary, Mr. Kissing is always making jokes these days. इसके विपरीत, ये जो वर्ड है contrary, विपरीत, श्री किसिंग इन दिनों हमेशा मजाक करते रहते हैं। योर्स एन, आपकी एन। और ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।